नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और पूर्ण जोश के साथ आज क्लास लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि एक दिन का ब्रेक इसलिए दिया गया है ताकि आप एनर्जी को थोड़ा सा तैयार कर सकें, क्योंकि लगातार पढ़ाना भी थोड़ा सही नहीं था। तो टॉपिक अपना खत्म हो गया था कंपाउंड प्रिपरेशन, यानी कि हमने अब तक के टाइम एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पूरी अर्थमेटिक को हमने तीन कॉन्सेप्ट, मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो थ्री कॉन्सेप्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, जिसमें थ्री कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं तो मैंने बात करी है आपसे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो वैसे तो रेशियो प्रोपोर्शन ही होता है, अनुपात समानुपात ही होता है। नेक्स्ट होता है टाइम एंड वर्क और नेक्स्ट होता है टाइम एंड डिस्टेंस। ये तीन कॉन्सेप्ट है जो हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमने पहले परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर और हम पहले स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट। और टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को हमने लगभग एक सवा महीने में हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है। किसी प्रकार की कोई भी उसमें जल्दबाजी नहीं करी है। हर एक लेवल का सवाल हमने उसमें उठाने की कोशिश करी है। जिन लोगों ने वह कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, वह कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है? टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के 11 वीडियो, यानी कि 11 क्लास हमारी हुई थी, लगभग 15 घंटे क्लास हमारी हुई थी उनमें। उसके बाद में था पाइप और सिस्टम, यानी कि 5 क्लास हुई थी, लगभग 8 घंटे क्लास उसमें हुई है। और उसके बाद में हमने पढ़ा है कंपाउंड प्रिपरेशन, यानी कि मिश्र समानुपात, उसमें भी 5 क्लास हुई हैं और उसमें भी लगभग 8 घंटे क्लास हमने दी है आपको। यानी कि लगभग ये मान के चलना लगभग 35 से 40 घंटे क्लास आपकी हो चुकी हैं अब तक टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समाप्त करने की कोशिश करी। बहुत अच्छे लेवल के सवाल हमने उसमें इंक्लूड किया है, समझाने की हमने आसान भाषा में कोशिश करी। मुझे नहीं लगता कि अब आपको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में, टाइम एंड वर्क के टॉपिक की बात मैं नहीं कर रहा आपसे, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में अब कोई भी अलग से कोई सवाल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर आप वो सारे वीडियो देख लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, अच्छे से उन चीजों को सीख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे, टाइम एंड वर्क के कोई सवाल को आप नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि यदि आप इन वीडियो को ढंग से अपने अच्छे तरीके से आप देखते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से, कौन कौन हमसे अब तक जुड़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, आप लोग शेयर कीजिएगा। जब तक आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। अगर आप इसी तरीके से बिल्कुल अपने स्वार्थ के सोचेंगे और हमारे बिल्कुल नहीं सोचेंगे, तो ये क्लास ये समझ लेना कि अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ही मिलता रहे और हमें कुछ भी ना मिले। हमें कम से कम मोटिवेशन तो मिले, हमें कम से कम कॉन्फिडेंस तो मिले। जो भी आप क्या करते हो, आप वीडियो देखते हो, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी सामने वाला आपके लिए क्या मेहनत कर रहा है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सामने वाले की आपसे क्या उम्मीद है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है कि मुझे तो क्लास लेनी है, मुझे पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, इसको वहीं पर समेट कर बैठ जाना, इस मैटर आगे बढ़ाना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार एक चीजों को दोहराता भी नहीं हूं, लेकिन बस एक ही तरीका है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपको बेहतर मिलेगा। आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर और भी तरीके हैं, आप समझ सकते हो ना। तो ऐसा नहीं है, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी आप नहीं करते हो, तो फिर ऐसा पॉसिबल भी नहीं। आप मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखें आगे से, है ना। चलो देखते हैं, मुलाकात कर लेते हैं आपसे। संगीता महावर गुड मॉर्निंग, राजेंद्र कुमार बेरवा जय माता दी, हर्ष कुमार फुलवारिया गुड मॉर्निंग भाई, मोनेश कुमार गुड मॉर्निंग, राजेंद्र कसाना गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जिन लोग कमेंट मैं नहीं पढ़ पाए वो जल्दी से दोबारा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे रूबरू होने लग गया था, बातें करने लग गया था। राजेंद्र कसाना जी, हाँ, तो देखते हैं। राजेंद्र कसाना सर शेयर नहीं, फोन करके भी कहते हैं। वो आप चलो अच्छी बात है, जो कहते हैं उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, जो कह रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी जो लोग अपने स्वार्थ के सोचे मैं उनके लिए कह रहा हूं बस। स्वाति कुमारी जांगीर प्रणाम, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से जल्दी आ जाइए ताकि हम शुरू करें हमारी क्लास को। संतोष महावर गुड मॉर्निंग, संजय लवासिया गुड मॉर्निंग। चलो, राजेंद्र कुमार मीना गुड मॉर्निंग, के शाहू गुड मॉर्निंग, ओम प्रकाश मीरवाल गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम जो शुरू करने वाले हैं, जो शुरू है आपने देखा होगा, आज का जो टॉपिक है वो है रेशियो प्रिपरेशन। रामेश्वर गुड मॉर्निंग, मिथिलेश गुड मॉर्निंग, पायलट गुड मॉर्निंग, भारती सैनी गुड मॉर्निंग, और जिनका मैं नाम नहीं ले सका उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो जी, तो मैं आपसे
हरिओम झारना, सुप्रभात सुरेंद्र कुमार, राम राम भाई, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज उम्मीद करता हूं बेहतर आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी, कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा होगा, है ना? तो चलो ज्यादा इंतजार हम करेंगे नहीं, हम तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखो आप समझो, समझने की आप कोशिश करो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। हमने डिस्कस आज की जो क्लास होने वाली है, विशेष क्लास इसलिए है क्योंकि रेशियो प्रिपरेशन से, अनुपात समानुपात से बहुत सारे टॉपिक इस पर टिके हुए हैं, बेस्ड हैं। जैसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज, तो परसेंटेज आप परसेंटेज की तरह पढ़ते होंगे भले ही, लेकिन मैं परसेंटेज को परसेंटेज की तरह ना पहले पढ़ाया हूं ना अब आगे का पढ़ाऊंगा। तो परसेंटेज को हम परसेंटेज की तरह नहीं पढ़ेंगे, परसेंटेज को हम अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन के हिसाब से ही पढ़ेंगे, अनुपात के हिसाब से ही पढ़ेंगे। मैंने पहले भी यूट्यूब पर परसेंटेज के 15 या 16 वीडियो कंप्लीट करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल उसमें किए हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं, वह परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए। 204 क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज में करवाए और 198 क्वेश्चंस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाए हैं। बहुत अच्छे लेवल के सवाल हमने करवाए हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर भी कुछ जाएगा, क्योंकि या तो हम छेड़ते हैं तो हम छोड़ते नहीं है। अगर हम कोई भी चीज उठाते हैं तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही छोड़ते हैं। जब तक अंजाम नहीं मिलता तब तक हम उसके छोड़ते नहीं हैं, है ना? या तो हम किसी चीज को आप हाथ में मत लो, अगर हाथ में ले लिया है तो आप उसको उसके अंजाम तक पहुंचा के ही आप दम लो, तब तक कि आपको आपका परिणाम जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिलता। आपका अनुरूप जब परिणाम मिले तभी जाकर उन चीजों को छोड़ो। रास्ते बदलने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। रास्ते तो वही रखो जो आपने चुने हैं, बस उन पे कांटे आएंगे तो कांटों को हटा दो, नहीं कि रास्ता बदल दो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को? मैं हमेशा कहता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो लोग मोटिवेशन की बातें करते हैं, मैं उनसे दो बातें आज कर ही लेता हूं। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या है इसका मतलब? कि अगर मन पर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो आप निश्चित रूप से अपने आप पर, यदि आपने विजय प्राप्त कर लिया तो आप दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में ये ठान लिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो लिख के ले लो, दावे के साथ मैं कह सकता हूं आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि वैसा मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन मैं लेकर रहूंगा, चयन मेरा होगा, विद इन 6 मंथ में होगा, तो हो सकता है 6 महीने में ना हो। अगर आपकी जिद है, अगर आपकी डिजायर बर्निंग डिजायर है, अगर आपकी जिद सच्ची जिद है, पक्की जिद है, अगर आपका संकल्प दृढ़ संकल्प है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे आपके एम तक, आपके गोल तक पहुंचने से रोकेंगे जरूर, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। रोकने की कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। अगर आपका संकल्प दृढ़ संकल्प है तो, अगर आपका बर्निंग डिजायर है तो, आपका डिजायर नहीं होना चाहिए। ये नहीं चलो ठीक है, आप सोचा कि हाँ, रात को सोचा कि चलो ठीक है, सुबह होकर अपन 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन सुबह होती है और हम वापस वही चलते हैं कि 8 मिनट में नहीं पढ़ पाते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी डिजायर थी वो रात को एक सोचा था कि कल्पना थी, और डिजायर भी कहती है कल्पना थी कि हम पढ़ेंगे, लेकिन सुबह जब उठे तो वो कल्पनाओं से बहुत परे थी। तो इसलिए ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। आपको संकल्प को दृढ़ संकल्प में, निश्चित संकल्प में, और आपके डिजायर को बर्निंग डिजायर में आपको चेंज करना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? आप ही पढ़ रहे हो, दुनिया पढ़ रही है। आपको क्या लगता है आप ही मेहनत कर रहे हो, दुनिया मेहनत कर रही है? आपको क्या लगता है आप 5 साल से मेहनत कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे? दुनिया 10 साल से लगी हुई है भाई साहब। कितने साल से लगे हो डजंट मैटर। क्या पढ़ रहे हो कितना पढ़ रहे हो डजंट मैटर। क्या पढ़ रहे हो ये मायने रखता है। मेरी किताब है जिज्ञासा की रीजनिंग की, जो अभी खत्म हो रखी है, तो उसके पहले पन्ने पे मैंने लिखा था कि मायने यह नहीं रखता कितना पढ़ना चाहिए, मायने यह रखता है क्या पढ़ना चाहिए। कितने से ज्यादा क्या पर फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आप आपके सफलता के नजदीक अपने आप को पाओगे। तो ये उनके लिए था जो लोग बार बार मोटिवेशन के लिए कह रहे थे। ये उनके लिए मैंने मेरे अनुभव से आपके साथ मेरी बातें शेयर करी हैं। तो इसलिए आप अगर किसी काम को, मैं तो एक ही बात हमेशा कहता हूं कि छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत। मेरा तो मोटो एक ही चीज रहता है, छेड़ो मत, और छेड़ दिए तो उसको पीछे मत, उसको जब तक मत छोड़ो जब तक कि आप उसको पा ना लो। समझ रहे हो आप लोग? ये चीजें आपकी छेड़ने से पहले होनी चाहिए कि मैं ये काम करूं या ना करूं। और अगर आपने उस काम को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, हाथ में ले लिया है, तो जब तक उसके सफलता तक, उसके अंजाम तक ना पहुंचा तब तक उसे छोड़ो मत, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्लास हमारी। मैं आपसे कह रहा था
कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा रेशियो प्रिपरेशन का, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या लिखा हुआ है, अंकगणित को समझना है तो अनुपात को पढ़ना ही होगा। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं, सच्चाई है ये क्या है, सच्चाई है। अगर आपको अर्थमेटिक्स सीखना है, अंकगणित सीखना है, अगर आपको अर्थमेटिक्स सीखना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात समानुपात को सीखना होगा। अनुपात समानुपात में कौन कौन सी प्रश्नावलियां हैं जो कि बेस्ड हैं, टिकी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा परसेंटेज। परसेंटेज किस पे बेस है, अनुपात है। कैसे है देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका झलक दिखाता हूं। शुरू कर रहे हैं आराम से हमारी क्लास, बढ़िया क्लास होने वाली है, चिंता मत करो, ठीक है। एक दिन का गैप दिया गया था, इसीलिए कि आप थोड़ी सी एनर्जी को इकट्ठा कर सको आज की क्लास के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक दिन का ब्रेक दिया गया था। चलो, तो समझने की आप कोशिश करना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 15 दिन 20 दिन चलने वाला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये मान के चलना कम से कम 1 महीना चलने वाला है। यह कॉन्सेप्ट कम से कम 1 महीना चलने वाला है, ठीक है। तो अब एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, उसके बाद में आपके कमेंट पढ़ना मैं बंद कर दूंगा, फिर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अच्छी बातें मैं आपको समझाऊंगा, बेसिक चीजें मैं आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो जी, राजेंद्र कसाना, गुड मोटिवेशन। श्री टी.आर. राजेश, अच्छा राजेश जी रेगुलर क्लास ले रहे हैं आजकल, तो मजा आ गया सर। देखो, ये वही बातें हैं, ये वही सच्चाई है जो आपको सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन आप इस पे अमल करना नहीं चाहते। सुनने में सबको अच्छा लगता है, आपको ये भी लग रहा है कि सर गुरुजी यार अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बातें तब तक हैं जब तक मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है, जब तक अभी मैं आपके सामने हूं। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, आपको ना मैं याद रहूंगा ना मेरी बातें याद रहेंगी। करोगे आप वही जो आप करते आए थे, जो कल किया था, जो परसों किया था, जो वही आज करोगे। आज कुछ नया विशेष नहीं करोगे जब तक कि आपकी डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट नहीं होगी। जिस दिन आपके डिजायर बर्निंग डिजायर में, जिस दिन आपका संकल्प दृढ़ संकल्प में चेंज हो जाएगा, आप देखिएगा परिणाम आज के विपरीत होंगे। और ये ध्यान रखना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाते हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया, अगर क्या आप खुद देखो, आप अभी तक आपने क्या सोच रखा है, अभी तक आपने यही सोच रखा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या सोच रखा है आपने कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? आज तक हुआ क्या? हुआ क्या? जिन लोगों का नहीं हुआ उनसे पूछ रहा हूं, और जिनका हो गया वो ये सोचकर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उन्होंने यही सोचा था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। और ये सोचने के बाद उन्होंने उस तरीके से मेहनत करी और आज वो कहीं ना कहीं सेटल होंगे, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। बिकॉज ऑफ स्टार्ट कहां से होती है? सोच से। और ये पढ़ाई की बातें नहीं है, किसी भी चीज की शुरुआत कहां से होती है? सोच से होती है। अच्छी सोच से अच्छे परिणाम निकलते हैं, गलत सोच से गलत परिणाम निकलते हैं। परिणाम दोनों के निकलते हैं, परिणाम दोनों के ही निकलते हैं। आप क्या सोचते हैं वही आप इंप्लीमेंट करेंगे, वैसा ही आप परिणाम पाओगे। तो अगर सब कुछ सोचने से होता है, तो क्यों ना हम शुरुआत अच्छी से अच्छी सोच के साथ में ही करें, क्यों ना हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें, जिससे कि हम उसकी शुरुआत कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग लाइव हैं मेरे साथ में आज, वह एक अगर पहली बात तो पढ़ाई तो आप पहले भी कर रहे थे, पर पहले आप अनटारगेट पढ़ाई कर रहे होंगे, शायद हो सकता है टारगेट वाली पढ़ाई भी कर रहे हो आप, लेकिन जो लोग अनटारगेट वाली पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि एक टारगेट बना लीजिए। टारगेट मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा, टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाने वाले कभी सफल नहीं हुए आज तक, टाइम टेबल बनाकर पढ़ने वाले कभी आज तक सफल नहीं हुए। आपका जब मन करे तब पढ़ो, जो मन करे वो काम करो। खाना खाने का मन कर रहा है, खाना तभी खाओ जब आपको भूख हो। अगर आपको भूख नहीं है, आप खाना खा रहे हो, उस खाने का कोई मतलब नहीं है, उस खाने का कोई मतलब नहीं है। पानी आप तभी पियो जब आपको प्यास हो। समझ रहे हो बात को? अगर आपको प्यास नहीं और आप पानी पी रहे हो तो उस पानी का कोई मतलब नहीं, उसका कोई यूज नहीं है। पढ़ाई भी आप तब करो जब आपका पढ़ाई करने का मन करे, ये नहीं कि आप जबरदस्ती माता पिता के कहने पर आप पढ़ रहे हो। आपको डर है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे डैडी, जो भी मॉम जो आप बोलते हो, वह मेरे को डांटेंगे, और डांट के डर से आप पढ़ रहे हो। जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आपका मन ये कह रहा है, अंदर से अंतरात्मा कह रही है कि मुझे पढ़ना है, और उस टाइम अगर 5 मिनट भी पढ़ेंगे तो वह उन 5 घंटों के काम के बराबर होगा, उन 5 घंटों की पढ़ाई के बराबर होगा जो आप दबाव में कर रहे थे। क्योंकि वह आप दिखावा करे थे, वो आपकी मेहनत नहीं थी, वो आपका दिखावा करे तो वो आपकी पढ़ाई नहीं थी। लेकिन अगर 5 मिनट भी आपने पढ़ाई अपने मन की ओर से कर लिया तो निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जो काम करो मन से करो। अगर आप मन के साथ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी बात आप याद रख लेना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, चलो। तो सर मेरी रीट की तैयारी चल रही है, पर 10 बजे आपकी क्लास जरूर देखता हूं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखो, मेरी क्लास देखते हो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं यह चाहता हूं बस
आप क्लास देख रहे हो तो आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन मैं चाहता हूं अगर क्लास देख रहे हो, मैं राजेश की बात नहीं कर रहा, मैं उन सब की बात कर रहा हूं, अगर आप क्लास देख रहे हो तो उसका जो यूटिलाइज है, उसका जो मेहनत है, उसके पीछे जो मेहनत है वो आप ढंग से ईमानदारी के साथ में करिए। ईमानदारी के साथ में करेंगे तो आपका जो परिणाम होगा वह सिलेक्शन में, आपका जो परिणाम होगा, आपकी जो मेहनत होगी वह सिलेक्शन में चेंज होगी। सिलेक्शन में जब चेंज होगी तो निश्चित रूप से जो हम आज मेहनत कर रहे हैं इसका हमें परिणाम दिखाई देगा। ये तो मुझे भी बस विश्वास है कि आज की मेहनत का परिणाम आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। अच्छे कामों का जो प्रतिफल है वो आज नहीं कल मिलता है, बुरे कामों का प्रतिफल आज नहीं अभी मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है, समझो आप बात को। तो हम शुरुआत कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट को। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जिन लोगों को आता है धैर्य बनाए रखें, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जितना आपको आता है, जितना भी आपको आता है तो ज्यादा नहीं, इतना इंतजार कर लेना बस, मात्र आप इतना सा इंतजार कर लेना, कितना आपको आता है मालूम चल जाएगा। इतना सा इंतजार कर लेना, कितना आपको आता है उतना मालूम चल जाएगा। आज की क्लास बेसिक क्लास नहीं है, आज की क्लास बेसिक के साथ ये मान के चलना बेसिक क्लास केवल सवाल नंबर 6 तक होगी, उसके बाद ही हम थोड़ा लेवल को आगे बढ़ा देंगे। तो आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ चलो समझो और समझने की आप कोशिश करो, मैं आपसे शुरुआत करूं, ठीक है। चलो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हाँ मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम यह समझें, सबसे पहले तो हम यह समझें कि रेशो होता क्या है। सबसे पहले हम यह समझें कि रेशो होता क्या है। क्या होता है रेशो, किसे कहते हैं अनुपात, किसे कहते हैं हम अनुपात। तो आप कहेंगे जी A/B अनुपात है। क्या कहोगे जी, जो A/B है यही क्या है, अनुपात है। ये तो कहोगे आप, जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है वही रेशो है, जो भिन्न है वही अनुपात है, जो भिन्न है वही अनुपात है। अच्छा मैं आपसे कहना चाहता था पहले इसका थोड़ा सा कि जो जो रेशो है, जो रेशो है, जो अनुपात है, इस पर कौन कौन से टॉपिक बेस्ड हैं, रेशो पर कौन कौन से टॉपिक बेस्ड हैं, सबसे पहले मैं इसकी बात आपसे करना चाह रहा था। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रतिशत की। किसकी बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा यहां पर कहा 10%, 10%। क्या कहा गया, 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, तो क्या 10% का मतलब ये नहीं हो गया कि 10/100। तो क्या 10/100 का मतलब ये नहीं समझा कि 1/10। तो क्या मैं 1/10 को मैं 1:10 नहीं लिख सकता क्या, कि यदि कुल मान कितना है 10 तो उसमें से कितने भाग की बात मैं आपसे कर रहा हूं, एक भाग की बात मैं आपसे कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को आप समझ चुके हैं। प्रतिशत। नंबर 2 क्या है, तो नंबर 2 है लाभ हानि। लाभ हानि तो परसेंटेज ही है। लाभ हानि क्या है, परसेंटेज, और परसेंटेज क्या है, रेशियो है। परसेंटेज क्या है, रेशियो। आपको यहां लाभ हानि में, आपको यहां लाभ हानि में निश्चित रूप से अनुपात आपको भरपूर मात्रा में दिखाई देगा। कहीं पर अनुपात किसका होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होगा, तो कहीं पर अनुपात लाभ हानि का होगा, तो कहीं पर अनुपात लाभ और क्रय मूल्य का होगा, तो कहीं पर अनुपात विक्रय मूल्य और लाभ का होगा। यानी कि बहुत सारे लाभ आपको, बहुत सारा अनुपात आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो नंबर 3 मैं आपसे बात करता हूं, तो नंबर 3 टॉपिक होगा अनुपात समानुपात। ये तो इसमें तो है ही है, अनुपात समानुपात, तो ये तो टॉपिक पूरा, कॉन्सेप्ट का नाम ही है, ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। नंबर 4 है एलिगेशन, मिश्रण। अरे मिश्रण में भी क्या है, मिश्रण में भी क्या है, तो मिश्रण में भी रेशियो है। मिश्रण में भी क्या है, रेशियो है। मिश्रण में भी क्या है, रेशियो है। मिक्सचर और एलिगेशन दोनों पढ़ेंगे, इसमें हम मिक्सचर और एलिगेशन दोनों पढ़ेंगे। तो जो मिश्रण है उसमें भी क्या है, रेशियो है। अरे भाई साहब, कहां पर A और B, दो पदार्थों को मिलाकर, दो रसायनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, तैयार किया गया है। तो आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बातों को कि हाँ इसमें भी क्या है, रेशियो है। मिश्रण में तो टोटली रेशियो ही है, ये मान के तो रेशियो है ये तो। नंबर 5 हम बात करते हैं आपसे इसके बाद में एज, आयु। अरे आयु का जो टॉपिक है वो भी क्या है, अनुपाती तो है। अरे अनुपाती तो है, A की आयु और B की आयु का अनुपात, A की आयु और B की आयु का अनुपात। तो आपको यहां पर भी क्या दिखाई देगा, अनुपात दिखाई देगा। अच्छा इसके बाद मैं आपसे बात करूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमने पढ़ा है CI, जो हमने पढ़ा है क्या, चक्रवर्ती ब्याज। का चक्रवर्ती ब्याज में रेशो नहीं आया था क्या, चक्रवर्ती ब्याज में रेशो नहीं आया था, कैसे नहीं आया था, याद करो आप। अरे याद करो, मैंने लिखवाया था √A/P, याद है आपको, यहां पर T था, तो ये A/P क्या है, A/P क्या है, अरे A अनुपात P नहीं है, A/P क्या है, A अनुपात P नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही है, आप कहेंगे बिल्कुल सर यही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर CI SI दोनों कंप्लीट हो गए, ये CI SI, इसमें भी क्या है, रेशियो है, इसमें भी क्या है, रेशियो है। अच्छा उसके बाद में आता है साझा, पार्टनरशिप।
उसके बाद में क्या आता है जी, साझा। तो साझा में क्या है, क्या साझा में क्या है, क्या रेशो नहीं है? बिल्कुल है। अरे लाभ का बंटवारा किस में करोगे, लाभ का बंटवारा किस में करोगे, पूंजी के अनुपात में। किस में करोगे, पूंजी के अनुपात में। तो अनुपात आ रहा है ना, अनुपात आ रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये था, मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ ये था कि रेशो को आप एक टॉपिक के रूप में ना पढ़ें। रेशो एक टॉपिक नहीं है। क्या छोड़ दिया इसमें, आप सोचो, पूरा अर्थमेटिक नहीं आ गया है क्या? अरे लगभग अर्थमेटिक का कितना परसेंट भाग आ गया, ये मान के चला लगभग अर्थमेटिक का 60 या 50% के समथिंग समथिंग पार्ट आ चुका है। 60 to 70% तक का पार्ट आ गया है। समझ रहे हो आप बात? लो, अगर पटवारी वगैरह की बात करूं तो ये मान के चलना कि 60 to 70% या 80% तक सिलेबस आपका कवर होगा ओनली रेशियो प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट से, ओनली सिंगल कॉन्सेप्ट से, ओनली सिंगल कॉन्सेप्ट से आपका मैथमेटिक्स का 60 to 70% सिलेबस कवर करने वाला है। तो ये कोई रेशियो टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। और ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा, हम तीसरे और आखिरी कॉन्सेप्ट जो है हमारे टाइम और डिस्टेंस, इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हो आप? तो मेरा कहने का मतलब ये, अर्थमेटिक में जितने भी आप टॉपिक देखते हो, अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक देखते हो, उन सब में आपको क्या दिखाई देगा, रेशो दिखाई देगा। तो इसलिए इस रेशो को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने सपना देख रखा है कि मुझे मैथ सीखनी है, तो मैथ आप बाद में सीखोगे, पहले आपको रेशो सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा जी? पहले आपको रेशो सीखना पड़ेगा। अगर आप रेशो ढंग से सीख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको ऐसा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो, समझ गए होंगे आप लोग कि रेशो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा कहने का मतलब इतना सा था कि आपको यह बताना था कि रेशो जो है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह मेरा आपको समझाने का मकसद था। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो रेशो है उसको पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, समझो, समझने की कोशिश करो। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं रेशो, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं रेशो। ठीक है, अनुपात। किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले अनुपात की बात कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जो a बटा b है, जो क्या है, a बटा b है, जो a बटा b है, क्या मैं इसको a अनुपात b नहीं लिख सकता क्या? तो आपने कहा जी सर हम लिख सकते हैं, लिखते आए हैं, हम लिख सकते हैं और लिखते आए हैं। तो इसका मतलब जो a बटा b है, जो फ्रैक्शन है, उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। जो फ्रैक्शन है वही क्या है, रेशो है। जो फ्रैक्शन है वही क्या है, रेशो है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं ये लिख देता हूं कि a, इसको मैंने लिख दिया यहां पर, एक मिनट, इसको मैंने यहां पर लिख दिया c बटा d। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, c अनुपात d लिख दिया। क्या लिख दिया जी मैंने, c अनुपात d लिख दिया। अब मैंने यहां पर लिखा कि AB बराबर CD। क्या लिखा मैंने यहां पर कि AB बराबर CD। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। अब AB CD के बराबर है तो A किसके बराबर होगा, C के, और B किसके बराबर होगा, D के बराबर। क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, और अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो अंश से अंश बराबर होगा, हर से हर बराबर होगा। समझ रहे हो बात को आप? तो यहां पर लिखा हुआ A बटा B बराबर C बटा D। अब क्या मैं इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये AD हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, BC। यानी कि AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। यहां से हमें परिणाम क्या मिला, AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसी प्रकार मैंने यहां से कहा कि AB, A अनुपात B, और यहां पर क्या है, C अनुपात D। क्या है जी, A अनुपात B, और ये क्या आ गया, C अनुपात D। जो हम यहां पर बराबर बोल रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, समान अनुपात। इसको हम क्या कहेंगे, समान अनुपात। तो ये आ गया समान अनुपात। ये क्या आ गया जी, समान अनुपात। अब देखो यहां पर ये जो चीज कहा गया था, A बटा B बराबर C बटा D, का जो परिणाम आया था वह क्या आया था, AD बराबर BC आया था। अगर मुझे इस समानुपात को बराबर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, बराबर में चेंज करना है, तो मेरे पास में यहां पर आना चाहिए एक तरफ AD और एक तरफ आना चाहिए क्या, BC। बोलो हाँ है ना, ये लिखा हुआ यहां पर AD बराबर क्या है, BC है। AD बराबर क्या है, BC है। तो AD बराबर BC कब होगा, जब मैं यहां पर B को गुणा C से कर दूं और A को गुणा किससे कर दूं, D को गुणा किससे कर दूं, मैं A से कर दूं। तो मेरे पास में देखो क्या आ जाएगा, A गुणा D करने पर क्या आएगा, AD आएगा, और B गुणा C करने पर क्या आएगा, BC आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर परिणाम के रूप में हमने क्या कहा कि जो ये AD है इसको हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या यूं कह दो आंतरिक, मेरा कहने का मतलब रट्टा मारते हैं उसके बता रहा हूं मैं आपको, आंतरिक पदों का गुणनफल
ऑलवेज इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है जी। जो बेसिक बात है वो तो यही है, कि AD बराबर BC, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो ये हो जाएगा AD बराबर क्या हो गया BC, यानी कि हमने क्या कर दिया, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। समझ गए। इन चार में से हो सकता है वह आपसे क्या पूछ ले, वह आपसे तृतीय अनुपात पूछ ले, वह आपसे मध्य अनुपात पूछ ले, वह या फिर वह आपसे चौथा अनुपात पूछ ले। तो कैसे, देखते हैं आगे की ओर। उम्मीद करता हूं मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो मुझे बताइए आपको समझ में आ गई कि मेरी इतनी बात आपको, जरा सा आप मुझे बताओ एक बार थम्स अप करके, समझ में आया? क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? क्या आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार आप मुझे बता दें। बताओ जरा एक बार। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या वो बोलेगा मान लीजिए आपसे दे दिया जाए यहां पर कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। क्या दे दिया आपसे यहां पर, A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, यह आपसे पूछ रहा है चौथा अनुपात। यह आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप कहेंगे जी यह हमसे क्या पूछ रहा है, यह हमसे पूछ रहा है चतुर्थ अनुपात या चौथा अनुपात। क्या पूछ रहा है हमसे, ये चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, चौथा अनुपात पूछ रहा है। बहुत आसान सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसा कि अब भी हमने सीखा आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो आप कह देंगे कि ये हो जाएगा A गुणा X बराबर B गुणा C। तो आप कह देंगे यहां पर कि जो x की जो वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगा, B गुणा C बटा A। अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें चौथा अनुपात निकालना है तो बीच के दोनों पदों गुणनफल करके, बीच के दोनों पदों का गुणा करके आप पहले अनुपात का भाग लगा दीजिए। आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में चौथा अनुपात आ जाएगा। आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में चौथा अनुपात आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर हमें क्या निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है, तो आप यहां पर कह सकते हो कि अगर मैं बीच के दोनों अनुपातों को गुणा करके पहले अनुपात का भाग लगा दो तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, चौथा अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, चौथा अनुपात आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ गए होंगे आप लोग, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ता हूं। यह था एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, एक चीज थी। आगे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि A अनुपात B का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, यानी कि तीसरा अनुपात ज्ञात करो, तृतीय अनुपात ज्ञात करो। समझो, पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, फिर सवाल करेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। समझने की आप कोशिश करो जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। देखो क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, A अनुपात B का तृतीय अनुपात क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, यहां पर देखो केवल दो अनुपात ही दे रखा है, और दो अनुपात देकर आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा अनुपात। दो अनुपात देकर ही आपसे क्या पूछ लिया, यह तीसरा अनुपात पूछ लिया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो ये 30 अनुपात पूछ रहा है, तीसरा तो वही होगा जो कि दूसरा होगा। यानी कि आपसे अभी भी ये क्या पूछना चाह रहा है, अभी भी आपसे ये अनुपात निकलवाना चाह रहा है, अभी भी आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये अनुपात निकलवाना चाह रहा है। तो अगर मुझे वापस यहां पर x निकालना हो तो आप अब क्या कह देंगे, यहां पर आप कहेंगे b² बटा a, यानी b गुणा b बटा a। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप कहेंगे x बराबर हो जाएगा b² बटा a। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं हो रही होगी। ये था चौथा अनुपात, ये है तृतीय अनुपात। ये क्या है, चौथा अनुपात, और यह क्या है, तृतीय अनुपात। तो यहां पर था a अनुपात b का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो हमने कहा कि a अनुपात b हमें दे रखा था, तीसरा तो वही होगा जो कि
जो कि दूसरा था, यानी कि इससे ये मैच करवा दिया, उसके बाद अनुपात x लिख दिया, x की वैल्यू आ जाएगी आंतरिक पद ये रहा, आंतरिक पद ये रहा और बाह्य पद ये रहा। देन x की वैल्यू b गुणा b बटा a बराबर b स्क्वायर बटा a। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ये हो गया तृतीय अनुपात। चलो जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरे पास में क्या नहीं है, मेरे पास में नहीं है जी एक और खाली पन्ना। तो कोई बात नहीं है, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए, खाली पन्ना हाजिर हो जाएगा हमारे पास में और हम आपको और चीजें सिखा पाएंगे। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको बहुत काम करेंगी। छोटी छोटी चीजें जो है ये आपकी बहुत काम करेंगी। मैंने कहा a अनुपात b का मध्य अनुपात ज्ञात करो, मध्य अनुपाती ज्ञात करो, मध्य अनुपाती ज्ञात करो। मैंने आपसे ये कहा, देखो जी आप समझो, समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, देखो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहां पर क्या बोला गया है, मध्य अनुपात। क्या पूछ रहा है आपसे, मध्य अनुपात। मैंने कहा कि a अनुपात x समानुपात, यहां पर क्या कर दोगे, x अनुपात क्या हो जाएगा b, तभी तो मध्य अनुपात होगा। ये क्या पूछ रहा है, मध्य अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे विद्यार्थियों, मध्य अनुपात पूछ रहा है। तो a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। तो यहां पर आप कह सकते हो उसको, जब मुझसे क्या पूछ रहा है, मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा आंतरिक पद, यह हो जाएगा बाह्य पद। तो आप कहोगे कि यह हो जाएगा x स्क्वायर बराबर a गुणा b। बोलो हाँ या ना। तो मुझे तो किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। जो अंडर रूट ए बी होगा, इसमें अंडर रूट ए बी होगा, वही क्या होगा, वही मध्य अनुपात होगा, वही मध्य मीन रेशियो होगा। क्या होगा जी, मीन रेशियो मतलब मध्य अनुपात होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आप समझ गए होंगी कि किस तरीके से हम फोर्थ रेशो, किस तरीके से हम थर्ड रेशो, किस तरीके से हम मीन रेशो अर्थात किस तरीके से हम चौथा अनुपात, किस तरीके से हम तृतीय अनुपात यानी कि तीसरा अनुपात, और किस तरीके से हम मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम सवालों की ओर बढ़ते हैं तो आपको शायद बेहतर समझ में आएगा। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं हमारी क्लास की? क्या इतनी, देखो सारे कॉन्सेप्ट हम एक साथ नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे सवाल आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ में सभी कॉन्सेप्ट एक साथ सीखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा आप भूल जाओगे आगे जाके। कॉन्सेप्ट फिर सवाल, फिर कॉन्सेप्ट फिर सवाल, तो जैसा सवाल होंगे वैसे हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। तो अगर आ गई हैं तो क्यों ना हम एक सवाल देख लेते हैं, क्यों ना हम एक सवाल देख लेते हैं। तो चलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं एक सवाल, देखते हैं एक सवाल। हाँ, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको लगता है कि लाइक करना चाहिए, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वह लोग लाइक कर दीजिएगा, आपका भगवान भला करेगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 12, 16, 18 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। कुछ लोग इसको बहुत जल्दी जवाब दे देंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं कि 4 तिया 12 तो 4 चौक 16। तो यहां 3 कब आएगा, जब मैं 6 का भाग लगाऊं, 6 तिया 18 तो 6 चौक 24। ये लीजिए 6 चौके 24, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वह कितना है, 3:4 का। इन दोनों के बीच में जो अनुपात है कितना है, 3:4 का। तो इन दोनों के बीच में भी अनुपात कितना होगा, 3:4 का रेशियो होगा। कितना होगा जी, 3:4 का अनुपात होगा। तो 3 बराबर कितना है, 18, तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24। ये तो बेसिक बात थी, यह तो बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, और आपको विस्तार से करना है तो आप कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो आप, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या कहा था मैंने कि 12:16 समानुपात 18:x। हमसे क्या पूछा गया है, चौथा अनुपात। और चौथा अनुपात निकालने के लिए बीच के दोनों अनुपातों को गुणा करके पहले अनुपात का भाग लगा दो, चौथा अनुपात आपके पास में आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो यहां पर x बराबर इज 16 गुणा 18/12 बराबर 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और ये 6 तिया 18 और 6 चौके 24। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा, 24। मैंने आपको इसको 2 तरीके से बता दिया है। जो बेसिक तरीका था वो तो ये रहा, जो एडवांस जो आप सोच से कर सकते थे, जो आप सोच कर सकते थे कि इन दोनों के, क्योंकि ये बोल रहा है चौथा अनुपात, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा, जो यहाँ चौथा अनुपात होगा उसका होगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना है,
रेशो का मतलब होता है सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटी संख्या। रेशो का मतलब क्या होता है, अगर मैं इन दोनों का मैसेप लूं, अगर मैं इन दोनों का मैसेप लूं तो उसका भाग लगाने उसका भाग लगा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वही अनुपात होगा। अनुपात कभी भी बाद में, अनुपात मतलब सबसे छोटा रूप जो होता है वह अनुपात होता है। सबसे छोटा रूप जो होता है वही क्या होता है, अनुपात होता है। उससे छोटा रूप नहीं हो सकता है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, 3:4। क्या कहेंगे, 3:4, 3:4। तो अगर ये 3:4 है तो फिर ये भी 3 ही है। तो ये 3 है तो ये 3 किसके बराबर, 18 के बराबर नहीं हुआ क्या? तो 1 बराबर कितना होगा, 6 के बराबर होगा। और अगर 1 बराबर 6 है और ये 4 के बराबर था तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको कोई प्रकार की समस्या शायद नहीं हो रही होगी। बढ़ता हूं आगे बढ़ता हूं आगे। देखो क्या दिया गया है, सवाल में कहा गया है 15, 18, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। 15, 18, 24 वही बात। अरे सबसे पहले आप ये देखो इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है। तो किससे कट रहा है, 3 से। 3 पंजे 15 और 3 6 18। देख रहे हो आप किससे कट रहा है, इन दोनों का मैसेप है। मैसेप है, इन दोनों का मैसेप है कितना है, तो आप कहेंगे 15 और 18 का मैसेप है। मैसेप जानते हो ना, मैसेप क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं पूरा पूरा भाग चला जाए वही क्या है, मैसेप है, एचसीएफ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ बोलते हैं इंग्लिश में इसको अंग्रेजों। तो ये हो जाएगा 15, 18, 24 अनुपात x। ठीक है, तो यहां पर हो गया है क्या, मैसेप है। 15, 18 का जो मैसेप है वह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 15, 18 का मैसेप है 3 होगा। तो ये 3 पंजे 15 होगा, 3 6 18 हो गया। क्लियर है। अब आप समझो यहां पर क्या आएगा, हाँ यहां पर क्या आएगा, तो चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो पॉइंटों में आएगा वैसा। ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो हमें किसके बराबर चाहिए, 6 के बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए जी, 6 के बराबर। अब देखो इसको कर लो डबल, इसको कर लो डबल, तो डबल करने पे कितना हो जाएगा, 48, 4.8। कितना, 4.8। तो ये जो है 1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर 4.8 है। 1 की वैल्यू 4.8 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24 और 8 6 48 यानी 4.8। तो 24 और 4.8, 24 और 4.8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28.8। कितना हो जाएगा, 28.8। ये तो आपके सोच से हुआ है सवाल, ये कल हमने सोचा है, अभी तक सवाल को सोल्व नहीं किया, सोचने से ही हमने सवाल को सोल्व कर दिया है। कैलकुलेशन इतना हार्ड नहीं था कि हम इसमें पेन चलाएं। हम अगर जितना पेन पर भरोसा करेंगे उतना दिमाग काम नहीं करेगा, जितना दिमाग पर काम करेगा उतना दिमाग काम करेगा। डिपेंड ऑन यू। जितना आपसे ज्यादा निठल्ला, आपसे ज्यादा आलसी, आपसे ज्यादा लेजी कोई है ना, तो वह ये दिमाग है। कौन है, ये दिमाग। ये दिमाग तभी काम करता है जब हम इसको काम देते हैं, वरना काम करना चाहता ही नहीं है, वरना काम करना चाहता ही नहीं है। अब देखते हैं आगे करते तो कैसे करते। तो आप कहते कि 15 अनुपात 18 समानुपात 24 अनुपात x, ऐसे करते थी। तो ये हो गया आंतरिक पद और ये हो गया बाह्य पद। देन 15x बराबर 18 गुणा 24 देन x बराबर 18 गुणा 24 बटा 15 देन x बराबर जो हमने कर लिया है 28.8। जब काटा पीटी करोगे तो कितना आ जाएगा, 28.8 ही आ जाएगा, जो आप लोगों ने मुझे बता भी दिया है। इसलिए ना तो आप चाहते हैं कि इसमें और समय दें और ना मैं चाहता हूं कि इस आसान से सवाल में इससे अधिक समय दिया जाए। ना आप चाह रहे हैं और ना ही मैं चाह रहा हूं। तो आप भी यही चाह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए और मैं भी यही चाह रहा हूं कि आगे बढ़ा जाए। तो ये लीजिए आ गया एक और सवाल आ गया है एक और सवाल मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखो जिन लोगों को आसान लग रहा है थोड़ा सा धैर्य रखो, सवाल नंबर 6 तक रुके रहो, उसके बाद देखते हैं कितना आपको आता है। देखते हैं कितना आपको आता है, कितने आप धुरंधर हो। थोड़े से बस पेशेंस रखो, 5 मिनट का धैर्य रखो, बस ज्यादा नहीं। 18 36 का तीर्थ अनुपात क्या पूछ रहा है, तीर्थ अनुपात। याद करो हमने क्या किया था, तीर्थ अनुपात करने के लिए हमने क्या किया था, याद करो हमने क्या कहा था, बी स्क्वायर। बोलो 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 क्या है, 18 अनुपात 36 समानुपात, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 36 अनुपात क्या आ जाएगा, x। तो हमसे x की वैल्यू पूछना है तो क्या कहेंगे हम कहेंगे जी यहां पर बी स्क्वायर बटा ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। तो आप कहेंगे 36 गुणे 36 बटा 18 बराबर 72। आप यहां भी कर सकते थे, यहां क्या है 1:2 है, तो यहां भी क्या होगा 1:2 होगा। यानी कि यहां अब जो 36 आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर 36 की वैल्यू 1 है, 1 के लिए 36 है तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी।
2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। आप आराम से यहां पर कर सकते थे। क्या कहा, इन दोनों के बीच में कितना है, 1:2 है। इन दोनों के बीच में क्या है, 1:2 है, तो आगे भी क्या आएगा, 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। अब 1:2 आएगा तो यहां पर जो 1 है वो तो 36 है, जो 1 है वही तो 36 है, 36 ही तो 1 बन के आएगा आगे। तो ये अगर 1 36 के बराबर, 2 किसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा। ये रहा आंसर। बोलो कोई जरूरत है इसमें किसी चीज की? मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इसमें करना चाहिए। आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, भले ही बातें छोटी हो, लेकिन छोटी बातें ही आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे। आपको छोटी छोटी बातें ही हैं जो कि आपको आगे तक पहुंचाएंगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। ये लीजिए सर, सवाल नंबर 4 आपके सामने पेश कर दिया गया है। सवाल नंबर 4 आपके सामने पेश कर दिया गया है, समझने की आप कोशिश करो। उम्मीद है कि आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी, आप जानते भी होंगे, लेकिन रिवीजन हो रहा होगा, है ना। जानते होंगे लेकिन रिवीजन हो रहा होगा, थोड़ी दिमागी कसरत करनी है 2 मिनटों को। क्या कहा गया है, 24-60 का तीर्थ अनुपात। क्या कहा गया है, 24 और 60 का तीर्थ अनुपात। अरे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब कर दो फटाफट। अब देखो इनके बीच में क्या है, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। समझ रहे हो आप क्या, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये 2 और ये 5 आएगा। समझ गए, तो यहां 30 150, ये लो। बोलो आया मजा, आया मजा? जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं उसमें मजा आया कि नहीं आया, बताओ बताओ। और कितने लोग पहले ऐसे करते थे, याद करो, कितने लोग ईमानदारी से बताओ, कितने लोग ऐसे करते थे या ऐसे ही करते थे? पहले भी आप कैसे करते थे, ऐसे करते थे। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो 24:60 समानुपात 60:x, फिर आप यहां x लिखते थे, फिर आप करते थे 24 गुणा x बराबर 60 गुणा 60। ईमानदारी तो यही है, बाकी तो मर्जी, आप झूठ बोलो, खूब बोलो आराम से। 60 गुणा 60 बटा 24, सच्चाई तो यही है। लेकिन 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये कितनी बार गया, तो ये गया 30 बार, बराबर कितना आ गया, 150। सच्चाई तो ये है कि आप ऐसे करते होंगे, बाकी मर्जी आपकी है कि आप क्या मुझे बताना चाहते हैं। x इज 150, तो आंसर कितना आएगा जी इसका, 150 आएगा। आंसर कितना आएगा जी इसका, 150 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको शायद आपको नहीं हो रही होगी। चलो बढ़े आगे, बताओ जी बताओ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसका जो आंसर होना है वो 150 आना है। ठीक है, हाँ जी 150, वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। एक्स से, हाँ वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप एक्स से ही करते होंगे। आप तो, आप नहीं, सब लोग एक्स से ही करते होंगे। 12-27 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 12-27 का मध्य अनुपाती क्या होगा? आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसका मध्य अनुपात पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है आपसे, इसका मध्य अनुपात। अरे यही लगा दो रूट, यहां क्या लगा दो, रूट, यही मध्य अनुपात होगा। क्या, यही लगा दो अंडर रूट, यही क्या होगा, मध्य अनुपात। अब मुद्दा यह है कि आप इसे गुणा करोगे तोड़ोगे, मुद्दा यह कि आप इसे गुणा करोगे या तोड़ोगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो इधर ले देता हूं मैं आपको यहां पर, ये कितना है, 12 गुणा 27, 12 गुणा 27। अब आप देखो यहां छोटी संख्या 12 है, छोटी संख्या क्या है, 12 है, छोटी संख्या क्या है, 12 है। या तो इसको तोड़ लो या इसको भी आप तोड़ सकते हो, या तो आप इसको तोड़ लो या इसको तोड़ लो। तोड़ने का मतलब यह है कि आप कोई ना कोई पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट कर दो। किसमें कर दो जी, कम से कम एक पूर्ण वर्ग संख्या, जो टुकड़े करें उसमें कम से कम एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे जो बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी, जो आप पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहे हो वो बाहर निकल के आ जाएगी, वर्गमूल बन के, क्या वो बाहर निकल के आ जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कर दिया, ये कर दिया 4 गुणा 3, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 2, तो ये बाहर आ गया। अब देखो 27 दिया कितना हो गया, 81, 27 दिया 81 मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 18। समझो बात को, आप समझ रहे हो मैं क्या सिखाना आपको चाह रहा हूं, मैं क्या सिखाना आपको चाह रहा हूं, मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं, वो देखो आप। हाँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वह आप देखो। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, अगर ये नहीं करना तो ये कर लो, अगर ये नहीं करना तो ये कर लो, है ना। क्या, इसको मत तोड़ो, इसको तोड़ दो भाई साहब। अब 27 है, 27 के टुकड़े ऐसे करो जिसमें कम से कम एक वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। 9 तिया 27, कितना, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, तो 9 का तो कितना आगे जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ गया। 12 तिया कितना हो गया, 36 का मतलब कितना हो गया, 6, तो भी आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। तो भी आंसर कितना आ गया, 18 आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह। अरे सवाल कोई ज्यादा बड़ा है क्या, ऐसा कोई सवाल है कि आप इसे नहीं कर सकते थे? मुझे उम्मीद थी कि आप कर सकते,
कर सकते थे, मुझे नहीं, आपको भी उम्मीद है कि आप ये सवाल कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि किस तरीके से करते हो। मुद्दा क्या है कि किस तरीके से हम करते हैं, बात ये है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने तरीका आपको बताया है, अरे 2 और 2 4 होंगे, दुनिया भी 4 ही बताएगी, केवल बात ये है कि आप उसको 4 को आप किस तरीके से लेके आते हो, उन 4 तक कैसे पहुंचते हो, आपके अप्रोच क्या है, आपके अप्रोच क्या है। एग्जामिनर आपको यही चेक करता है कि आपकी जो उत्तर तक पहुंचने की अप्रोच है वह क्या है, वो कोई ट्रिक है, वह कोई फॉर्मूला है, या कोई बाबा का आशीर्वाद है, पपलाद माता की दुआएं, पपलाद माता का आशीर्वाद है, या जिस देवी देवता को आप मानते हो उनका आशीर्वाद है, ये डिपेंड करता है। ये आपसे जानना चाहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके हैं, आप मेरी बात को पहचान चुके हैं कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। तो आगे बढ़े हम लोग, बोलो देखो आगे, ये लीजिए एक और सवाल। अब तो इसको आप बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, कोई बात ही नहीं है ऐसी कि आप नहीं कर सकते। अरे 18 टुकड़े कर दो, किस में, 9 में और 2 में, 9 में और 2 में, बोलो हाँ या ना। तो ये तो आ जाएगा 3 और वहां से आ जाएगा 8, आंसर 24। कितने सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी, कितने सेकंड में आप आंसर दे रहे हो? ईमानदारी से अपने आप से पूछो, ईमानदारी से अपने आप से पूछो। अगर वास्तव में आप सच बोलेंगे तो सच में आपका जवाब ये होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से पहले यदि कभी आपने सवाल किया है, आज से पहले कभी आपने सवाल किया है, तो निश्चित आपने ऐसे ही लिखा होगा इसको, 18:32 समानुपात यहां पर x, सॉरी मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा x। देखो आप देखो समझो, यहां पर क्या आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा x, फिर समानुपात, फिर यहां पर x और अनुपात कितना हो गया 32। आज से पहले यदि कभी किया और आप सच बोलेंगे तो आपका जवाब मुझे पता है क्या होने वाला है, x² बराबर 18 गुणा 32, x बराबर 18 गुणा 32। और इतना ही नहीं, अगर आप सच बोलेंगे तो सच में जवाब ये भी आएगा कि पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 3 बच गया, 18 तिया 54 और 3 57। अब मुद्दा यह है कि अभी भी बात नहीं, अभी भी एक आसान सा सवाल है ये, अभी भी बात यहां खत्म नहीं होती। जिनको वर्ग संख्या याद है वो तो यहां कर देगा 24, और जिसको वर्ग संख्या याद नहीं है, जिसने वर्ग संख्या याद नहीं कर रखी, फिर वो क्या करेगा, फिर वो करेगा 576 का, ये किसका वर्ग है, वह नियम लगाएगा वर्गमूल वाले कि ये 6 इकाई अंक कहां कहां आता है जी, 6 इकाई अंक 4 में आता है और 6 में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। उसके बाद देखा इसको छोड़ देगा। अब यहां 5 या 5 से कम वर्ग संख्या कौन सी है, 2 यानी कि 4 है, यानी कि या तो किसका है ये 24 का है, या किसका है 26 का है। और 2 गुणा किससे कर दो, 3 से बराबर कितना आ गया 6, जो कि दी गई संख्या छोटी है इसलिए किसका हो जाएगा, ये 24 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये 24 का। 23-24 मिनट का वीडियो इसका अलग से 23-24 मिनट का यूट्यूब पर वीडियो है कि आप किस तरीके से वर्गमूल घनमूल निकाल सकते हो, तो वो इसका अलग से वीडियो, थोड़ा सा झलक मैंने बताई किस तरीके से वो फिर वो करेगा। एक आसान सा सवाल था जिसको करने के लिए वो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल हम करते, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल हम करते तो इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर लेते। हम क्या करते, हम इतना सा करते कि ये जो टुकड़े हैं इसको कर दो 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। अब आसान हो गया। अब आसान क्या हो गया कि यहां पर कितना हो गया 3 हो गया, 32 दूनी कितना हो गया 64, यानी कितना हो गया 8 हो गया, 8 से कितना हो गया 24। ये लो, किसी प्रकार कोई समस्या ही नहीं हुई, किसी प्रकार कोई समस्या ही नहीं हुई। यदि संख्याओं को नहीं तोड़े तो सर मत तोड़ो भाई, जैसे कर लो, मुझे पता है ना, मुझे पता है संख्या तोड़ना ये नया कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज से पहले नहीं तोड़ा आपने, इसलिए बार बार कह रहे हो आपकी संख्या को नहीं तोड़े तो नहीं तोड़ोगे तो मत तोड़ो यार। ये लो, यही तो करते आए हो, अरे यही तो करते आए हो, तो यही करते रहो तो परिणाम भी वही होते रहेंगे जो आज से पहले हुए हैं। अगर आपको नया कुछ करना है तो फिर आप ये करिए, अगर आपको नया कुछ करना है तो फिर आप ये करिए। हाँ जी, ब्रेन अपडेट हो रहा है, न्यू वर्जन 2021। हाँ, ये 4.0 है भाई। आपने दीपक 3.0 पढ़ा है, आपने 3.0 पढ़ा, ये 4.0 है, ये 4.0 है। समझ रहे हो बात को आप, समझो। हाँ, ये 4.0 है। आज आ जाइए, आ जाइए, देखिए आप, देखिए समझो। बताओ जरा मुझे इसका आंसर क्या होगा, बताओ जरा एक बार मेरे को। हाँ, इसका आंसर क्या होगा यदि x 12:8 और 64:8 का मध्य अनुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है, तृतीयानुपाती पद है, तो 2x अनुपात y किसके बराबर है। आपको पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके सवाल होगा।
आपको देता हूं पूरा 2 मिनट का समय, आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, पीडीएफ अब आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेंगी। पीडीएफ अब आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेंगी। पीडीएफ अब आपको केवल कहां मिलेंगी? अपने ऐप पर, और उन विद्यार्थियों को मिलेंगी जिन्होंने कोर्स परचेज किया है। पीडीएफ अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दी जाएगी। जो परचेज स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने कोर्स परचेज किया होगा, पीडीएफ केवल उनको ही मिलेगी। तो उनको अवेलेबल है, उनका अवेलेबल है। तो पीडीएफ हमारी मेहनत होती है वैसा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा टाइम हम देते हैं, तब जाके पीडीएफ जनरेट होती है। तो वह आपको यूट्यूब पर यानी कि टेलीग्राम चैनल पर फ्री में नहीं मिलेगी आपको, वह आपको कोर्स परचेज करना होगा, तभी जाकर आपको पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलो, ये जानकारी भी मुझे आप देनी थी। बिल्कुल, मैं 3.0 पढ़ा है, हाँ ये 4.0 है। लाइए भाई आंसर, लाइए लाइए भाई आंसर, लाइए लाइए भाई आंसर, लाइए। देखो, लाइए। देखो, लाओ भाई आंसर। जो आप बोल रहे थे ना कि बेसिक 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 बेसिक, लो ये लो बेसिक से बेसिक सा सवाल है क्या इसमें करने लायक ऐसा? अरे है क्या इसमें करने लायक ऐसा? आप मुझे बताओ तो सही, आप मुझे बताओ तो सही, है क्या इसमें ऐसा करने लायक जो आप नहीं कर सकते? चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अब आंसर आप मत बताना, ठीक है। आप अब तक आपका आंसर नहीं आया तो अब आप आंसर मत बताना। हाँ सर, हमने सभी को अपडेट कर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो, आपने सबको अपडेट कर दिया, मैंने आपको अपडेट कर दिया और अपने आप को अपडेट कर लिया। इस कोरोना काल में ऐसा समय टीचर्स के पास में बहुत कम होता है कि ऐसा समय मिल जाए कि वह अपने आप को अपडेट कर सके। देखो, टाइम होता है तभी जाकर कुछ आदमी कर पाता है। क्या कहा गया है? समझो, समझो। अब आप जवाब मत देना, समझो आप। यदि क्या कहा गया है सवाल में? यदि x क्या है? एक मध्य अनुपात है। x क्या है? मध्य अनुपात। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मध्य अनुपात क्या होता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी मध्य अनुपात होता है √xy। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। क्या होता है मध्य अनुपात? √xy होता है, जैसा कि आपने देखा था अभी, जैसा कि अभी हमने किया है। देखो आप, मैं आपको क्या समझा के आया हूं, मैं आपको क्या बता के आया हूं, आप देखो तो सही। मध्य अनुपाती क्या है? x बराबर √ab। क्या है? √ab। बोलो हाँ या ना। और यहां पर आप साथ में ये भी देख लो कि तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात होता है x बराबर b²/a। कब होता है? जब यहां पर 2 अनुपात दे रखा हो। जब आप केवल 2 अनुपात दे रखा हो। तो बढ़ते हैं आगे, इसी सवाल पे आ जाते हैं हम। देखो, तो क्या कहा गया है? ये क्या है? मध्य अनुपात है। क्या है जी? मध्य अनुपात है, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि जो x होगा वो क्या होगा? तो x होगा जी √12.8 गुणा 64.8। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। जो x होगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? यही होगा जो x होगा। क्या वो ये नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या x होगा जो ये नहीं होगा? आप कहेंगे जी हाँ, x यही होगा। कि x क्या है? x यहां पर मध्य अनुपात है। मध्य अनुपात मतलब क्या हो जाएगा? इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट क्या आ जाएगा? 12.8 गुणा कितना के 64.8। अब आप देखो यहां पर इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब हम इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, आपको यह लगाना पड़ेगा दिमाग। यहां पर मैंने अभी आपसे कहा था कि जब आप टुकड़े करो तो ऐसे टुकड़े करो जिसमें कम से कम एक संख्या आपके पास में क्या हो? एक वर्ग संख्या हो। एक संख्या हमारे पास में क्या हो? वर्ग संख्या हो। ऐसा मुझे यहां पर चाहिए। तो अगर मुझे यहां पर चाहिए तो मैंने इसको क्या लिख दिया? मैंने इसको लिख दिया, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें 64। क्या दिखाई दे रहा है मुझको? इसमें 64 दिखाई। आधा कर दूंगा ना मैं इसको। अगर मैं इसको आधा कर दूं कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा। पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को मत सोचो अभी, पॉइंट को अभी आप मत सोचो, पॉइंट को तो छोड़ दो अभी के लिए आप। तो मैंने क्या कहा? मैंने इसको लिखा, क्या लिख दिया है? 64 गुणा 0.2। बोलो क्या ये और ये बराबर नहीं है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये और ये बराबर नहीं है? क्या ये और ये बराबर नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये और ये बराबर है। और अगर ये और ये बराबर है तो गुणा कर दो यहां पर क्या? 64.8 से। वेरी गुड जी, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये देखो, ये तो क्या हो गया? 8। ये तो क्या हो गया? 8। अगर आप इसको देखें तो ये है 1296।
कितना है जी ये 1296। देखो ना 600 का डबल 1200, 48 डबल 96। बोलो हाँ है ना। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, कितना आ गया 12.96। कितना आ गया 12.96। बोलो हाँ है ना। और 12.96 यानी कि 1296 जो है, 1296 जो है ये किसका वर्ग है? आप कहेंगे 36 का, क्योंकि 25 का होता है 1225, 25 का 1225, तो 1296 किसका होता है? आप कहेंगे 36 का, यानी कितना आ जाएगा 3.6, यानी कितना आ जाएगा 3.6। मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो आसान सवाल दिख रहा था वो आसानी है, जो आसान सवाल दिख रहा था वो क्या है? आसानी है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं। क्या कहा गया है सवाल में? कहा गया है कि ये क्या है? तृतीयानुपात है। y क्या है? तृतीयानुपात है। y क्या है? तृतीयानुपात, जिसका मतलब होता है b स्क्वायर बटा a। क्या होता है? b स्क्वायर बटा a। तो b कितना है? b है 57.6 गुणा 57.6 बटा 38.4। उम्मीद करता हूं मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, कोई भी समस्या आपको इसमें हो नहीं रही होगी। चलो जी आगे बढ़ता हूं। अगर आप देखें तो यहां पर देखो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। समझ रहे हो बात को आप? अरे हाँ है ना। क्या 19 दूनी क्या है ये? 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी 19.2। अगर आप इसको भी देखते हो ना, इसको तो ये यानी कि 0.2 भी है। क्या है? 19.2 है। क्या है? 19.2। 19.2 का डबल 38.4, 19.2 का ट्रिपल 57.6। तो यहां नीचे तो कितना, ऊपर तो कितना आ गया 3, और नीचे ऊपर कितना 57.6, और नीचे कितना आ गया 2 हो गया। बोलो हाँ या ना। क्योंकि यहां कितनी बार गया? 2 बार, और यहां कितनी बार गया है? 3 बार। उम्मीद करता हूं कि मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोनो प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की समस्या यहां तक तो शायद होनी भी नहीं चाहिए। बोलो हो रही है क्या? तो आप इसे कह देंगे 28.8। इसका क्या कह देंगे? 28.8 कह देंगे ना। बोलो हाँ ना। 2 से काट दो इसको। 2 से काटने पर जो y का मान आया कितना आ जाएगा? 3 गुणा 28.8। 3 गुणा 28.8। 2 से काट दिया मैंने इसको, तो कितना हो गया? 28.8। हुआ कि नहीं हुआ? देखो रे देखो, 28 दूनी 56 है ना। और यहां पर कितना है? 1.6 का आधा 0.8। ये 56 मैंने यहां ले लिया, यहां 1.6 छोड़ दिया, 1.6 का आधा कर दिया, कितना आ गया? 0.8 आ गया। तो ये हो गया 28.8। क्या हो गया? 28.8 है ना। देखो अभी तो वापस की डिमांड आने लग गई है, अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है, एंड बहुत खतरनाक होने वाला है। जो आप समझ रहे थे मजाक, मजाक बिल्कुल भी नहीं है, मजाक बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं यहां पर x अनुपात y क्या आया। पहले हम ये देखते हैं, पहले हम देखते हैं x अनुपात y क्या है। x मेरे पास में कितना आ गया? x मेरे पास में आ गया 8 या 24, 8 6 48, यानी 28.8। x मेरे पास में कितना आ गया? 28.8। x मेरे पास में कितना आ गया? 28.8। पूरा गुणा करने की एक साथ आवश्यकता नहीं है। आप 100 गुणा 5 लिखो। ये मैं आपको आज से नहीं, ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। 100 गुणा 5 लिखो, वह भी 500 ही है, और आप 500 लिखोगे वह भी 500 ही है। तब तक आप गुणा ना करें जब तक कि आपका आंसर ना आ रहा हो, तब तक आपका आंसर ना आ रहा हो, तब तक गुणा करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां कितना आ गया? तो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? आप कहेंगे जी, यहां पर लिख देता हूं 28.8। 28.8 ठीक है। तो लिख दिया 28.8, क्योंकि अभी गुणा नहीं किया मैंने। गुणा अब लास्ट में जाके किया, जब मुझे आवश्यकता पड़ी है। जब मुझे आवश्यकता पड़ी तब मैंने गुणा किया, क्योंकि अब ये कट नहीं रहा आगे। अच्छा, और y का मान कितना है? तो y का मान है 3.28। 3 गुणा 28.8। तो मेरे कोई भी विद्यार्थी समझ जाएगा कि x और y का जो रेशियो होगा वह क्या होगा? 1:3 होगा, क्योंकि कट जाएगा ना यहां से ये। तो x और y का जो अनुपात है वो कितना है? 1:3 है। x का मान कितना है? 1, तो y का मान कितना है? 3 है। x का मान है 1 और y का मान कितना है? 3। तो सवाल में क्या पूछा गया है? 2x। तो 2x पूछा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हमसे पूछा है 2x अनुपात y। तो यह आ गया 2 गुणा 1 और y का मान 3। तो देन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंसर कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। एक आसान सा सवाल जो दिख रहा था, जो आसान सवाल आपको दिख रहा था, वो क्या निकला? जो है क्या निकला, यह तो आपको सवाल करने के बाद ही मालूम चला है कि ये आसान सा सवाल, चिन्या सा सवाल ही आपके पूरे
दिमाग की कसरत करवा दिया होगा, एक आसान सा सवाल आपके पूरे दिमाग की कसरत करवा दिया होगा। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको यह समझ कर सवाल करके मजा तो आया होगा, चाहे समझ में आया ना आया, लेकिन सवाल को देखकर, सवाल को करके जब आपने आंसर देखा है उसके बाद में आपको एक मजा आया होगा, एक अलग से फीलिंग आई होगी। मुझे पूरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। रिपीट तो करना ही पड़ेगा, रिपीट तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं कहेंगे तो भी करना पड़ेगा मुझे, रिपीट तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो भी हम रिपीट तो करेंगे ही करेंगे। हाँ जी, देखो दुर्भाग्य की बात है, अब तक 112 विद्यार्थियों ने, अब तक 112 लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है, लेकिन रुके हुए कितने हैं? 35 40, 35 40। क्योंकि रुकने के लिए क्या चाहिए? बर्निंग डिजायर, जो हर किसी में नहीं होती है। अभी तक 113 लोगों ने अपने वीडियो पर आके मतलब आए हैं, रुके कितने हो तो आपके सामने ही है। रुका बस वही है जो कि शुरू से रुका हुआ था, बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं। चलो देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझो आप मैं आपसे क्या कहना चाहता था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको समझने के लिए, इसको समझने से पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये समझना होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक वो समझ में नहीं आ सकता, तब तक वो समझ में आपको नहीं आ सकता। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थी, देखो मैंने कहा कि यहां पर मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था, चौथा अनुपात निकालना सिखा रहा था। हम आपको क्या सिखाया? चौथा अनुपात। एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो यहां पर चौथा अनुपात पूछा गया, सिंपल सा है। तो यहां पर एक्स बराबर हो जाएगा बी गुणा सी बटा ए। जब सारे मान अलग अलग हो, 3 मान दे रखा हो, चौथा अनुपात पूछे, 3 मान दे रखा हो, चौथा अनुपात पूछे, तो आप कह देंगे बी गुणा सी बटा ए कर दो। सिंपल सा है ये, तो जो लगभग काम नहीं आएगा। उसके बाद मुद्दा यह है कि जब 2 अनुपात दे रखा हो, जब 2 अनुपात दे रखा हो, आपसे क्या पूछे? तृतीय अनुपात पूछे, 30 अनुपात पूछे। 2 अनुपात देकर आपसे 30 अनुपात पूछता है, तो फिर आप क्या करेंगे? यहां पर जो दूसरा अनुपात है वही तीसरा लिखेंगे, बाद में एक्स लिखेंगे, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा ए। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? मध्य अनुपात। क्योंकि वहां पर जो डिस्कशन हो रहा है किसके बारे में हो रहा है? कि मध्य अनुपात और किसके बारे में हो रहा है? तृतीय अनुपात के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो मध्य अनुपात यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे x बराबर रूट ए बी। ये चीज मैंने आपको समझा दी है, दोबारा से इसमें ज्यादा टाइम अपन नहीं देंगे। सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल को आप समझो, सवाल में क्या लिखा हुआ है। यही था सवाल? जी नहीं, ये नहीं था। सवाल नंबर 7 था। सवाल में लिखा हुआ है, देखो क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि आपको जो x है, जो x वो क्या है? मध्य अनुपात है। ये जो x है वो इन दोनों का क्या है? मध्य अनुपात। वो ये बोलना चाह रहा है, सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि जो x है वो इन दोनों का क्या है? मध्य अनुपात है। और इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना कौन सी बड़ी बात है? सवाल को समझो, क्या इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना बड़ी बात है? क्यों है? क्योंकि ये संख्याएं नहीं कट रही है आपसे। अगर यहां पर होता 36, यहां पर होता 64, तो आपको चीजें भी समझ में आ जाती और ये आसान भी आपको लगता, और हो सकता आप कर भी पाते इसे, समझो। लेकिन यहां पर संख्याएं क्या है? संख्याएं आसान नहीं है। अगर मैं आपको पागल बनाना चाहूं, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, अगर मैं आपको पागल बनाना चाहता तो मैं संख्या चेंज कर देता और आपको आसानी भी लगता, समझ में भी आपको आ जाता। लेकिन मैं संख्याओं के साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं उन सवालों के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहता, उनको मैं ऐसे कैसे आपको बताना चाहता हूं। तो इसलिए 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपात, इसको समझना था। मध्य अनुपात क्या होता है? तो आप कहेंगे मध्य अनुपात होता है अंडर रूट एक्स वाई, या ए बी कह दो आप इससे। क्या कह दो? ए बी। अंडर रूट क्या था? ए बी था। ए बी, तो एक ए बी लिखो फिर वहां पर आप हमेशा। यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ए है, समझो, समझने की आप कोशिश करो। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ये ए बी, ठीक है, ए बी। तो यहां पर जो a है वह तो कितना है? 12.8, और b कितना है? तो b है यहां पर 64.8। ठीक है, तो यहां पर हमने जब सोल्व किया, तो यहां पर मैंने पहले भी किया था सवाल, पहले मैंने बताया है कि पहले भी पिछले सवाल मैंने तोड़े हैं संख्याओं को। तो संख्याओं तोड़ लेते तो अच्छा होगा, संख्याओं नहीं तोड़ पाते तो संख्याएं गुणा करो। ऑप्शन है आपके पास में, यही उपचार है। संख्याओं को नहीं तोड़ते तो संख्या गुणा करो, 3 संख्या से गुणा करो, फिर उसका क्या निकालो? आप वर्गमूल निकालो। समझ रहे हो? तो संख्या आपके लिए बड़ी भी हो जाएंगी और क्या हो जाएगी? परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये इनको तोड़ लो, इनको तोड़ लो। भले ही आप देखो, तोड़ना आप एक दिन में नहीं सीख सकते। सवाल करेंगे तो धीरे धीरे आपको इस सवालों को, संख्याओं के साथ खेलना जब आप शुरू करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। समझ रहे हो आप लोग? जब तक पेन पर भरोसा रखोगे तब तक ऐसा होगा नहीं। तो यहां पर मैंने क्या कहा? 128। अब मुझे क्या करना है? मुझे कोई ना कोई कम से कम एक पूर्ण संख्या देखनी है। क्या करना है? पूर्ण संख्या देखनी है। इस पॉइंट को छोड़ो, इस पॉइंट को छोड़ो। 128 देखो आप, 12.8 को आप क्या देखो?
12.8 को आप क्या देखो 128 देखो, 128 को आप अधिक तो कर नहीं सकते, तोड़ना ही है आपको, तो 128 को आप ऐसे टुकड़े करो जिसमें एक क्या हो, एक क्या हो, तो आप कहेंगे एक वर्ग संख्या हो। तो मैंने कहा 64 गुणा 2, क्या कहा मैंने 64 इंटू 2। तो यहां पर कितना आ गया है 64 गुणा 2, लेकिन यहां पर पॉइंट था तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, एक के बाद था, अगर 2 के बाद होता तो हम दोनों पर लगा देता, समझ रहे हो बात को आप, तो मैं यहां दोनों पर लगा देता, लेकिन यहां पर एक की बात है तो एक संख्या के बाद क्या लगा दिया, मैंने 10 लगा दिया, जो संख्या मुझे चाहिए वो रख लिया, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दिया। तो मुझे ये चाहिए था, इसके बदले कितना आ गया 8 आ गया, उसके बाद में ये था 64.8, तो वो ऐसे कैसे लिख दिया। इन दोनों को मैंने इन दोनों का मैंने सोल्व किया यानी गुणा किया, कितना हो गया 1296 हो गया, 1296 हो गया। तो अब मुझे यहां पर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों, अब ये भी क्या हो गई वर्ग संख्या हो गई, ये भी क्या हो गई वर्ग संख्या हो गई, है ना, दोनों वर्ग संख्या हो गई, तो ये कितना 3.6 हो गया। इस प्रकार मेरा x का मान कितना आ गया 28.8, इस प्रकार मेरे x का मान कितना आ गया 28.8 आ गया है। अब वापस आगे बढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है तृतीयानुपात, इसको समझना पड़ेगा कि जो y है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं का तृतीयानुपात है, जो y है वह इन दोनों संख्याओं क्या है तृतीयानुपात है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों तृतीयानुपात क्या होता है b² बटा a, क्या होता है b² बटा a। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो b कितना है 57.6 है, इसका कर दो स्क्वायर, 57.6 गुणा 57.6, a का मान कितना 38.4, y का जब सोल्व किया तो कितना आ गया 3.28.8, कितना 3 गुणा 28.8, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, x का मान कितना है 28.8 है, y का मान कितना है 3 गुणा 28.8 है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास में क्या बच गया 1:3। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया था 2x अनुपात y, तो डबल कर दिया, कितना आ गया 2:3 आ गया। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। बताओ जरा एक बार, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बताओ जरा मुझे एक बार, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अब तो आ गई होगी यार, अब तो आ गई होगी, बताओ। चलो अब क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्लियर है तो अब आगे बढ़ जाते हैं, अब क्लियर है तो अब आगे बढ़ जाते हैं और एक और सवाल लो, एक और सवाल लो। सवालों की तो आप झलक देख लो एक बार, सवालों की तो आप एक बार झलक देख लो, ताकि कल जब आओगे तो उससे पहले इन सवालों को सोल्व करने की आप खुद से कोशिश करेंगे। मैंने एक बार वीडियो में आज के सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, हाँ जी, एक बार मैंने आपको, आप इस वीडियो को रोक रोक के देख लेना, वीडियो को रोक रोक के आप लोग देख लेना, जिससे कि मैंने आप कल जब आओगे तो इन सवालों पर थोड़ी सी नजर डाल के आप आओगे, ठीक है, हाँ जी। रॉयल विलेज सर मेरी फर्स्ट क्लास, स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ देखो, आप समझो, समझने की आप कोशिश करो। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि 2x + 1 x + 2 2 और 5 के समानुपात में है, अच्छा जी, तो 3.5 1 - x और 8 1 + x का मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात ये तो हम जानते हैं √AB होगा, क्या होगा √AB होगा, √AB होगा, लेकिन √AB होगा तो उसके लिए पहले हमें यहां क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है x, इन दोनों का रूट निकाल देंगे, मध्य अनुपात आ जाएगा। इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, √ निकालेंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इनमें क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, इनमें क्या लिखा हुआ है x। तो मुझे इस सवाल को सोल्व करने के लिए मुझे यहां x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मुझे इस सवाल को सोल्व करने के लिए x की मुझे वैल्यू निकालनी होगी। तो क्यों हम विलंब करें, हम चलते हैं, निकालते हैं x का वैल्यू, हम निकालते हैं x का मान। मेरे प्रिय विद्यार्थियों समझो, समझने की आप कोशिश करो, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वह आप समझो। सवाल ने क्या कहा, सवाल ने यह कहा कि 2x + 1 अनुपात x + 2 क्या लिखा हुआ है, समान अनुपात, समान अनुपात 2:5। उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को इस तरीके से समझ गए होंगे कि हाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ गए होंगे कि हाँ इस सवाल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से लिख सकते ही हो तो फिर दिक्कत किस चीज के, इसको गुणा इससे कर दो, इसको गुणा इससे कर दो, तो 5 दूनी कितना हो गया 10x + 5 बराबर 2x + 4, तो यहां पर हो गया 8x
बराबर 1, इधर हो जाएगा ना ये 4 - 5 कर दो। चलो एक काम करो 4 - 5 कर दो। चलो देखो आप भी क्या याद रखेंगे। तो ये हो गया 10x - 2x। तो ये हो गया 8x बराबर -1। तो x की जो वैल्यू है कितनी है, -1 है। x की जो वैल्यू है जो हमें चाहिए थी सवाल को सोल्व करने के लिए वह आ चुकी है। x की जो वैल्यू है जो हमें सवाल सोल्व करने के लिए आवश्यकता थी तो वह आ चुकी है किस रूप में, 1/8। x की जो वैल्यू है वह किस रूप में आई है, तो x की वैल्यू आई है जी, x की वैल्यू आई है जी कितनी, आप कहेंगे -1/8। जो x की वैल्यू है वह कितनी है, -1/8। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया सवाल में, हमसे पूछा है कि आपको निकालना है मध्य अनुपात। आपको निकालना है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात इज √AB, इज √AB। देन वी कैन राइट, यहां पर कितना है 3.5 गुणा, यहां पर क्या है 1 - x, क्या है जी 1 - x। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है जी -1/8। x की वैल्यू कितनी है, -1/8 गुणा b का मान कितना है 8 कोष्टक हाँ, फिर क्या है 1 + x। x का मान कितना है, x का मान है -1/8। x का मान कितना है, तो आप कहेंगे जी x का मान है -1/8। क्या इतनी बात आप समझ गए हैं, क्या इतनी बात आप समझ गए हैं? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। चलो आगे लिखते हैं। आगे जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास में यहां पर आ जाता है, ये तो होगा 3.5 गुणा, ये हो जाएगा प्लस, तो 8 × 8 कितना हो गया 9/8। और ये तो क्या है माइनस हो जाएगा, तो 8 × 8 ये गया कितना 7/8, 7/8। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 8 से 8 कैंसिल कर 7/8, और ये 8 × 8 और एक 9/8। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप समझो, समझने की आप कोशिश करो, आप समझने की। अच्छा 8 यहां पर भी तो है ये, हाँ 8 यहां पर भी तो है ये एक, देखो आप समझो, 8 पहले भी था, 8 स्टार्टिंग में पहले भी है, तो यह हो गया है गुणा 8 और गुणा 7/8, गुणा 7/8। तो अब मैं कह सकता हूं यहां पे 8 से 8 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब 8 से 8 कैंसिल हुआ तो 3.5 दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी, चलो मैं इसको इधर ले आता हूं, आप टेंशन ना लो, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो रे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। हम हैं तो फिर किस बात का आपको गम है? आपको गम तो होना ही नहीं चाहिए, गम तो होना ही नहीं चाहिए। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हो गया 3.5 गुणा 8 से 8 कैंसिल हुआ, 9×7 = 63/8 कर दो, हटा दो, इसको 0 लगा दो। तो आप कह सकते हो यहां पर 7 से काट दो, 7 से काटने पे यह कितना हो गया, 7 या 21, 6 7 42 और 2 44, कितना हो गया जी 44/5 से का 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। तो वह हो गया 21/4। जब आप इसे कहोगे तो आप इसे कहोगे 21/4, और 21/4 इज लाइक डेट 5.25, 5.25। अरे भाई 5 से काट दिया, 7 पंजे 35, 16 पंजे, ऐसे लिखता नहीं हूं मैं यहां पर, इसलिए ताकि पीडीएफ आपको अच्छी मिल सके। ठीक है, तो 5 से जब काटा तो ये 7 बार गया और ये 16 बार गया, 7 से गुणा किया 441 आ गया, ये 16 था, 16 मैंने लिख दिया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, और 441 से कितना हो गया 21 हो गया, 4 का भाग लगाया कितना गया 5.25 आ गया। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। कोई भी समस्या आपको सवाल करने के लिए अब होनी नहीं चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो, अब मैं आपको दोबारा कोशिश करता हूं इसको समझाने की। अगर तकलीफ है तो आप पूछिए, समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो विद्यार्थियों, बोलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बोलो। आप लोगों का इंतजार है, मुझे उम्मीद है कि आप शायद आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी हैं ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। तो इसलिए ज्यादा आज हम नहीं खींचेंगे। जिन लोगों को आपने अभी तक नहीं बताया आप बताइए, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, इसको थोड़ा सा और आप प्रचार कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले।
मेरे को मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है, और वो कहां से मिलेगा? आप लोगों की ओर से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए इतना ही रखेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और कल पूरी चीज समझकर, कल पूरी चीज समझकर जो मैं बता रहा हूं, मध्य अनुपात और तर्क अनुपात, इस पर वर्क करके आप आना। इस पर आपको जो मैं सवाल दिखा दिए हैं उन सवालों का करने की कोशिश करना, और फिर कल आना पूरी एनर्जी के साथ में। हम क्लास शुरू करेंगे कल की भी। कल बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम करने वाले हैं, लेकिन ये जो बेसिक मैंने आपको बताया है इसको आप बिल्कुल सीख कर आना। जो आप जानते हो, जो चीजें जानते हो, उन अच्छी बात है। जो चीज मैंने सिखाई है, जिस तरीके से मैंने आपको सवाल करने की कोशिश बताई है, उस तरीके से आप कोशिश करना सवालों की, तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सवाल करेंगे तो समय कम लगेगा। सवाल करना जरूरी नहीं है, सवाल को समय पर करना जरूरी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल इसी आशा उम्मीद के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान और जय जवान।